तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट कुछ क्लासेस में चैप्टर नंबर 4 देखना चालू किया था, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब सर, वैसे तो बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि सर टोटल 11 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि सर उसमें से कुछ सेक्शन 10 से आ रहे हैं, कुछ अदर देन सेक्शन 10 से आ रहे हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल, कि सर एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल इफ इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement under the law। तो सर अभी अपन ने ये एक चैप्टर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन दूसरा चैप्टर, फोर्थ फोर्थ का ही फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का ही सेकंड पार्ट, फोर्थ का ही थर्ड पार्ट फ्री कंसेंट, फोर्थ का ही फोर्थ पार्ट 4.4। ठीक है, तो ये चार चैप्टर्स जब करेंगे तो अपना अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट पूरा होएगा। ठीक है, इसमें से अपन ने सबसे पहला करना चालू किया था कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। A person or a party is said to be competent to contract or having the capacity to contract। किसी भी नाम से आ सकता है, ध्यान रखना, किसी भी नाम से आ सकता है। A person or a party is said to have the capacity to contract if it is a major aged person, if it is of sound mind and not have been specifically disqualified by law। तो इसमें हमने पहला पॉइंट करना चालू किया था, मेजर एजेड पर्सन का मतलब, मेजोरिटी की एज का क्या मतलब होता है, अपन ने ये देखा था सबसे पहले। दूसरी बात अपन ने देखी थी कि सर लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट पे पूरा एक बड़ा टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन आता है। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट में अपन ने 14-15 पॉइंट्स है वो देखने स्टार्ट किए थे। उसमें से क्या क्या अपन ने पहले किया था कि सर एग्रीमेंट रिलेटिंग टू माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत होते हैं, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। प्रिशा जी, हाँ सर। वीडियो कहाँ है आपका? सर 2 मिनट बस कर रही हूँ, दूसरी चीज से कनेक्ट कर रही हूँ। जस्ट सर टोक रहे हैं इसलिए वापस वीडियो ऑन कर रहा है। अरे नहीं सर, हेडफोन लेने गया था। तो 8:30 से पहले ही लाओ ना। ऋचा जी आप कहाँ गायब है? और एक्चुअली मुझे बुखार है, इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर रही। अच्छा, बुखार नहीं भी हो तो भी आवाज ऐसे बना रहे हो जैसे सही में बुखार हो। हाँ। सर सच में बीमार हूँ। ओ माय गॉड। दक्ष अग्रवाल, यस सर। पड़ोसी की तकलीफ पे इसलिए नहीं हंसना चाहिए क्योंकि अगला नंबर अपना ही होता है। कहाँ सॉरी चला सर। गया? चल मुझे ये बता, माइनर्स एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होते हैं, कौन से केस लॉ से आया था? सर धर्मदास घोष वर्सेस मौरी बीवी। मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष से आया था, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। ठीक है, फिर अपन ने लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट में पॉइंट्स किए थे। पहला पॉइंट, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। सेकंड, नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी। रैटिफिकेशन का मतलब क्या बताया था अपन ने कि सर एक बार कोई चीज कर ली तो उसे बाद में जाके अप्रूवल दे देना, करेक्ट कर देना या जो भी है सही कर देना। पर सर यदि माइनर ने एक बार माइनर होते हुए एग्रीमेंट बना लिया, माइनर ने माइनर होते हुए एग्रीमेंट बना लिया, सर वो इस चीज को रैटिफाई नहीं कर सकता आफ्टर बिकमिंग अ मेजर एजेड पर्सन। कैसे? कि मान लो एक माइनर है जश शाह, उसने किसी के साथ में एग्रीमेंट बना लिया अपनी मोटरसाइकिल बेचने का मिस्टर एक्स के साथ में इन 40,000 रुपीज। ये मोटरसाइकिल इन 40,000 रुपीज, ये कैसा एग्रीमेंट है कि सर ये माइनर्स एग्रीमेंट है तो वॉइड एब इनिशियो है। तो सर शुरुआत से गलत है। अब जज ने जब ये एग्रीमेंट बनाया था तब ये 17 साल का था। अब साल भर बाद ये बोलता है, 18 साल का हो जाता है तब ये बोलता है कि जो मैंने माइनॉरिटी की एज में जो एग्रीमेंट बनाया था मैं इसको आज रैटिफाई करता हूँ। रैटिफाई करता हूँ का मतलब
उस समय चूंकि मैं माइनर था तो माइनस एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है तो गलत था, तो अब मैं आज उस पुराने एग्रीमेंट को सही करता हूँ क्योंकि आज मैं मेजर एजेड हो चुका हूँ। सर क्या ये कर सकता है? लॉ कहता है नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। एक बार जो वॉइड एग्रीमेंट गलत एग्रीमेंट बन गया वो वॉइड है, उसको वैसा ही रहने दो। आपको बनाना है तो मेजर एजेड में नया बना लो, पुराने वाले को रैटिफाई मत करो ये, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? श्रेया कर्नावट, कविश देसाई, समझ में आ रहा है? कनव, समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। चलिए आगे अपन ने क्या पॉइंट किया था? माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी का मतलब कि सर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो अब माइनर के ऊपर कोई दबाव नहीं डालता हो, लेकिन उससे माइनर को यदि उस एग्रीमेंट से बेनिफिट मिलता हो तो माइनर उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की तरह एनफोर्स करा सकता है। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी आउट इफ दैट एग्रीमेंट इज नॉट पुटिंग एनी फर्दर ऑब्लिगेशंस ऑन द माइनर। जैसे कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर एम माइनर को एक प्रॉमिसरी नोट दिया था 50,000 रुपए का, कि मतलब मैं आपको 50,000 रुपए पे करूंगा। अब जब माइनर इसके पास में ये पैसा लेने पहुंचा तो बोलता है तुम तो माइनर हो, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स और मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, तो अपने इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। कोई जेन्युइन चीज के लिए इसको पैसे मिल रहे थे तो माइनर इज अ बेनिफिशियरी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इस पे फर्दर कोई ऑब्लिगेशन वैसे भी नहीं डाल रहा है तो ये इसे एनफोर्स करा के अपना पैसा ले सकता है। उस समय ये मत बोलना कि माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो इसलिए तो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, ऐसा नहीं। यदि किसी एग्रीमेंट में माइनर बेनिफिशियरी है तो वो उसको एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, नो ईस्टॉपल अगेंस्ट द माइनर। ईस्टॉपल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? ईस्टॉपल का मतलब ये बताया था कि सर एक बार आपने किसी को कोई चीज रिप्रेजेंट कर दी तो अब बाद में आप जाके ये नहीं, और उस बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कुछ काम हो गया है तो अब बाद में जाके आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैंने जैसे रिप्रेजेंट किया था वैसी बात नहीं है, और आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा जैसे आपकी द्वारा की गई बात सच में सही है। जैसे कि किसी आदमी ने रिप्रेजेंट किया कि मैं तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूं जबकि वो था नहीं, इस बेसिस पे मिस्टर वाई ने यहाँ पर उधार दे दिया, तो उसे लौटाने के लिए ये भी पार्टनर जैसे जिम्मेदार होंगे, भले ये पार्टनर नहीं थे। ठीक है, रूल ऑफ ईस्टॉपल इन पे अप्लाई हो जाएगा, and once he has represented one thing he will be responsible for the consequences of that thing and he will be have to behave in the same manner as if the things represented by him are correct। लेकिन ईस्टॉपल का रूल माइनर पे अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जज शाह ने अपने आप को मेजर बता के और किसी मिस्टर एक्स के साथ में एग्रीमेंट बना लिया जबकि ये मेजर था नहीं, ये तो हमारे 17 साल का ही है, माइनर ही है, तो इसने मेजर बना के किसी बता के गलत तरीके से खुद को एग्रीमेंट बना लिया, तो सर रूल क्या अप्लाई होगा? एग्रीमेंट मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो। अब इसमें इस बेचारे की क्या गलती, मिस्टर एक्स की क्या गलती? की सर कोई गलती नहीं है, बट सर सामने माइनर आ गया सर, इसलिए क्या ये इस पे रूल ऑफ ईस्टॉपल लगा सकता है कि नहीं अब आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसे आप 18 साल के हैं और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा निभाना पड़ेगा? ना ना ना, रूल ऑफ ईस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। वंस अ माइनर ऑलवेज अ माइनर। ठीक है, सेम पॉइंट है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, भी सेम पॉइंट है। So a minor can always plead minority and is not stopped to do so even when he has taken any loan or entered into a contract by falsely representing that he was a major। सेम पॉइंट है, कोई अलग पॉइंट नहीं है। तो ये पॉइंट अपन ने कर लिए थे, और एक और पॉइंट कर लिया था माइनर एज अ पार्टनर। क्या माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर जैसे आ सकता है? इस पे क्वेश्चन आया है, बहुत धांसू क्वेश्चन आया है सितंबर 2025 के एग्जाम में। इस पॉइंट को इतना घुमा के पूछा है कि आपका मतलब है ना पूरा चेक हो जाएगा पार्टनरशिप एक्ट, ये पार्टनरशिप में पूछा है। ठीक है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? हम बोलते हैं कि सर माइनर कैन बी एडमिटेड इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, बट नई पार्टनरशिप फर्म माइनर के साथ में नहीं बनाई जा सकती है, और माइनर कभी भी पार्टनर जैसे अंदर नहीं घुसता है। ठीक है, ही कैन ओनली बी एडमिटेड
in an already existing partnership firm, admitted as a partner नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाला पॉइंट निकल गया। अब पॉइंट क्या बचता है, देखो 7, पॉइंट नंबर 7 करते हैं, फिर ऊपर का पॉइंट नंबर 5 करेंगे अपन। पॉइंट नंबर 7 क्या है, क्या माइनर के पेरेंट्स या गार्जियन की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यदि माइनर ने कोई एग्रीमेंट बना के तोड़ दिया हो या कोई ऐसा कुछ कर दिया हो, तो क्या उसके पेरेंट्स का गर्दन पकड़ा जा सकता है? क्या उसके पेरेंट्स को माइनर के काम के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है क्या लॉ में? नहीं, आंसर ना है। दक्ष अग्रवाल पॉइंट नंबर 7 पढ़, फिर समझाता हूं। Yes, sir. Minor's parents or guardians are not liable to minor's creditors for breach of contract by minor until minor is acting as an agent of parent or guardian. ठीक है, अंटिल से एक बार छोड़ दो। माइनर ने कोई काम कर दिया है, मिस्टर एक्स के साथ में कुछ काम कर दिया है, अब ये तो ठहरा माइनर, ये चुपचाप बोल देगा एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, ये तो चुपचाप बोल देगा, ठीक है सर। तो क्या मिस्टर एक्स इस माइनर के पेरेंट्स को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, इसने जो भी काम किया? आंसर इज नो, आंसर इज नो। माइनर्स पेरेंट्स कैन नेवर बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड बाय माइनर्स, नंबर 1, ठीक है। आप लोग सब टीवी देखते होंगे, टीवी पे एक बहुत फेमस और बहुत पुराना सीरियल आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सबने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में उसको ऑलमोस्ट सबने देखा ही होगा। कभी देखा है या नहीं देखा है? देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? क्यों, घर में जबरदस्ती चला देते हैं, डंडे लगा के बोलते हैं देखो? अरे नहीं सर, दोस्त के पापा काम करते हाँ, दोस्त के पापा काम करते हैं, ओ ये तो नई बात है। चलो, उसमें एक कैरेक्टर होता था टप्पू करके, एवरीबॉडी मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट कैरेक्टर, ठीक है। तो जब भी वो किसी की खिड़की फोड़ देता था, कौन से भिड़े सर की या किसी की, तो वो हमेशा इसके फादर के पास में जाते थे, जेठालाल के पास में जाते थे या नहीं जाते थे, ठीक है। तो अब और उसको रेस्पॉन्सिबल बनाने लगते थे, तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे बेटे ने, ठीक है। वो एक अलग बात है, देखो, दैट इज टॉट। अभी हम वो भी पॉइंट पढ़ेंगे, माइनर और टॉट का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये टप्पू ने किसी मिस्टर एक्स के साथ में कोई एग्रीमेंट बना लिया और टप्पू उसे पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि ये माइनर है, तो क्या वो जेठालाल की गर्दन पकड़ सकते हैं? नहीं, लीगली तो नहीं पकड़ सकते भाई, लीगली तो नहीं पकड़ सकते। वो अलग बात है कि जब इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो बाप दौड़ा दौड़ा आएगा, वो एक अलग बात है। बात समझ गए, ठीक है। तो अभी टप्पू ने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए तो उसके लिए जेठालाल को नहीं पकड़ा जा सकता, या एग्रीमेंट्स बना लिए तो उसके लिए जेठालाल को रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। हो गया। अब इसमें एक लास्ट लाइन आती है, until minor is acting as an agent और of parents और agent of the guardian। अब ये क्या नई चीज है यार, समझना, ये आज दिन तक इस पे अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसका मतलब है अब आ सकता है क्या कि सर देखो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पता है ना आपको? यस सर, कितनी बार अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या होता है कि मान लो हमारी सुया कर्नावट जो है वो मुंबई में बैठी हुई है, यस सर, उसने एक प्रॉपर्टी कहाँ ले रखी है कि सर कोलकाता में ले रखी है, तो कोलकाता में प्रॉपर्टी की देखरेख रोज करने जा सकती है कि नहीं सर? तो वहां उसने अपना एक एजेंट मिस्टर एक्स अपॉइंट किया कि तू मेरे बिहाफ पे सब कुछ देख लेना। एजेंट जो भी है उस प्रॉपर्टी को मान लो थर्ड पार्टी को बेचता है, तो क्या उससे प्रिंसिपल बाइंड होता है या नहीं होता है? यस सर, यदि एजेंट अपने प्रॉपर अथॉरिटी में वगैरह में काम कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी, वो जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एजेंट, वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल को बाइंड कर देगा थर्ड पार्टी के साथ में, होता है ना? ऐसा ही माना जाएगा ना जैसे प्रिंसिपल ने ही थर्ड पार्टी के साथ में वो जमीन बेचने का एग्रीमेंट बनाया, बिल्कुल प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाएगा एजेंट के काम से। प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाएगा क्या एजेंट के काम से? यस सर, प्रिंसिपल एजेंट के कामों से बाइंड होने लग जाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल ने एजेंट को काम करने की अथॉरिटी दी है, खुद को बाइंड करने की अथॉरिटी दी है। इतना क्लियर है? यस सर। अब सेकंड बात आती है, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? कैन माइनर बिकम एन एजेंट? यस। कैन माइनर बिकम एन एजेंट?
यस सर, माइनर कैन डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस, क्योंकि एजेंट तो किसी और के लिए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है। एजेंट तो किसी और के लिए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है, खुद को थोड़ी ना बाइंड कर रहा है, इसलिए माइनर कैन डेफिनेटली बिकम एन एजेंट। अब देखो, तो माइनर ने जो भी काम एज एन एजेंट किया उससे वो अपने प्रिंसिपल को बाइंड करेगा या नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रिंसिपल अपने एजेंट को बाइंड, एजेंट जो है सॉरी, अपने प्रिंसिपल को अपने कामों से बाइंड कर देगा। अब इतनी सी बात है, मैं प्रिंसिपल को हटा के इसकी जगह पेरेंट रख दूं यहाँ पर, कि जो माइनर के पेरेंट्स हैं उन्होंने माइनर को एज एन अपना एजेंट अपॉइंट किया है अपने काम धंधे के लिए, कि जा ये काम मेरे बिहाफ पे पूरा कर गया। तो सर माइनर ने कोई काम कर लिया किसी के साथ में, तो उससे उसके पेरेंट्स माइंड होने लगेंगे या नहीं लगेंगे? यस सर, पेरेंट्स व्हेन दे आर इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ माइनर एजेंट, इस कैपेसिटी में बाइंड होने लगेंगे। तो ये कोई नई बात है क्या? नहीं सर, वैसे पेरेंट्स कभी भी माइनर के काम के लिए बाइंड नहीं होते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स प्रिंसिपल की कैपेसिटी में और उन्होंने माइनर बच्चे को अपना एज एन एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, तो अब ये जो भी काम करेगा उससे प्रिंसिपल की कैपेसिटी में पेरेंट्स बाइंड होने लग जाएंगे ना? यस सर, इसलिए ये अंटिल माइनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ पेरेंट और दी गार्जियन लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं बाइंड होते हैं पेरेंट्स, बस इस एक जगह आके बाइंड होने लग जाते हैं। इतना क्लियर हुआ रिचा एंड एवरीवन? देवांश, श्रुति खतड़े, यस सर। ठीक है, जल्दी हाँ मिदुष मोदी, बोल भाई क्या डाउट है तेरे को? पर मतलब ऐसा थोड़ा सिली डाउट है, लेकिन अगर दो माइनर ने एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और वो लायबल है उसको पे ये करने के सिली लिए। डाउट नहीं है, ये अच्छा डाउट है, ठीक है। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, लिली डोंट बी सिली, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, मिदुष डोंट बी सिली, आ जाओ नेक्स्ट। तो सर ये क्या बोल रहा है, मिदुष क्या बोल रहा है कि सर ये एक माइनर है जो कि एजेंट की कैपेसिटी में है, ठीक है सर। ये एक मेजर आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो कोई दूसरा भी हो मिस्टर एक्स, क्या ये इसे बाइंड कर सकता है? यस सर। किसके साथ में बाइंड कर सकता है? थर्ड पार्टी के साथ में, यस सर। थर्ड पार्टी के साथ में माइनर को बाइंड किया, माइनर के द्वारा मेजर आदमी को बाइंड किया जा सकता है। ओके, मिदुष ये बोल रहा है सर क्या हो यदि ये मेजर की बजाय यहाँ पर माइनर हो? माइनर इज रिप्रेजेंटिंग अ माइनर। मिदुष ये बोल रहा है सर माइनर इज रिप्रेजेंटिंग अ माइनर एज प्रिंसिपल एंड एजेंट, दोनों ही माइनर है। सर फिर तो थर्ड पार्टी को ही सर पीटना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ना तो ये बाइंड होएगा और ना तो ये बाइंड होएगा, कोई भी बाइंड नहीं हो रहा है। फिर वो किससे एग्रीमेंट बना रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं पड़ रहा है, कोई बाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं क्या सर? नहीं बना सकते इसलिए, ठीक है। तो ये वाला माइनर इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है क्या? बना ही नहीं सकता, है ना कविश जी, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनर और एजेंसी, एजेंसी करके एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन जब अपन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे सर? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। जब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना एजेंसी का, तो उसमें माइनर के ऊपर फुल फ्लेजिड बातें हैं, वहां पढ़ाऊंगा आपको कैसे क्या और डिटेल में। अभी तक यहीं तक सही है, इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की अपने को यहाँ पर जरूरत नहीं है माइनर के केस में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 कराना है मुझे आपको। पॉइंट नंबर 5 इज रियली 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एंसल, सर एंसल मुझे ये बता बेटा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं रे? सर मेरे को सर वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना कि वो लाइक हेल्प जैसा, मतलब कि अगर कुछ लाइक उसने कुछ सामान गिराया देन इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है टाइप समथिंग। सर मेरे को कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं वर्ड्स में पुट अप नहीं कर पा रहा।
अब देख मेरी बात सुन, तूने बताया, तू मतलब ऑलमोस्ट जो मैंने एग्जाम्पल बताया उस तक तू सही तक पहुंच गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तू सही तक पहुंच गया, उस एग्जाम्पल की स्पिरिट तक पहुंच गया, लेकिन तूने उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं किया। तुझे आता है लेकिन तूने एक्सप्लेन नहीं किया। अब एग्जामिनर को तो नहीं पता है कि एंसल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो तो क्या देख के तेरे को नंबर देगा? तेरी कॉपी में जो लिखा हुआ है वही नंबर देगा ना, देख के नंबर देगा। तेरी कॉपी में अब सर ऐसा ऐसा कुछ था जिसमें वो कुछ गिरा हुआ होता है, कोई कुछ उठा लेता है तो बन जाता है, ऐसे नहीं। जब मैंने तेरे से पूछा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो तीन बातें सामने निकल के आनी चाहिए। कौन सी तीन बातें निकल के आनी चाहिए? ये बताएंगी श्रुति खरतड़े, पहले पॉइंट को बताएंगी। व्हाट आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, बता। Sir, पहला है कि they are not contract in real sense. यस, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। सही में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि न तो यहाँ कोई ऑफर होता है, न यहाँ कोई एक्सेप्टेंस होता है, वो प्रोसेस ही नहीं होती, तो ये सही में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट देवांश बताएगा। They are relations resembling contract. Very nice. Quasi contracts are a relationship resembling a contract. जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो वैसा कोई रिलेशनशिप है, सही में कॉन्ट्रैक्ट ना है, लॉ के द्वारा थोपा गया एक ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा एक रिलेशनशिप है। थर्ड पॉइंट कनव बताएगा। Prevent prevents one party from unfair loss. Yes, they are based on the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of another party. One party should not be unduly benefited at the cost of another party. ये इसलिए बनते हैं क्योंकि लॉ एक तुम्हारे बीच में जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट जैसा रिलेशनशिप थोप देता है। क्यों? कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की कॉस्ट पे, गलत कॉस्ट पे फायदा नहीं ले लेवे। वन पार्टी डू नॉट अनड्यूली बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। जैसे कि मैंने तुमको वरुण धवन का एग्जांपल बताया था, उसकी फिल्म में एक गाना है ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, रास्ते में डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई, वो उसने उठा के जेब में रख ली, तो वो फाइंडर ऑफ गुड्स बन गया। तो अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया किस किस के बीच में? वरुण धवन और उस रिंग के ओनर के बीच में। क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि ये वापस इसको, ये वरुण धवन जो है इसको इसकी रिंग लौटाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ने चिपका दी इस पे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सॉरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ने इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जैसा एक रिलेशनशिप चिपका दिया। यदि इसने ये रिंग अपने पास रख ली होती तो अनड्यूली बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ द रिंग ऑफ द ओनर हो जाता, इसलिए कानून ने इसको वापस ये रिटर्न करने का बोला है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट याद आए? यस सर याद आए। कहाँ चला गया एंसल? यही सर। अब समझ में आया कैसे जवाब आने चाहिए? तेरे सामने तीन यस लोगों सर। ने दिए, दिए या नहीं दिए? सच सच बता, दिल पे हाथ रख के बता। दिए ना? तो तू कहाँ यस स्टैंड कर रहा है? अब देवांश इसलिए हंस रहा है, सर मैंने तो साइड में कॉपी में देख के दे दी बताए थे। है देवांश? सच सच बताना, Sir. देख के देख, टीचर को सब पता पड़ता है। टीचर से ऑलमोस्ट 99% केसेस में सब पता पड़ता है कौन साइड में चैटिंग कर रहा है, किसने देख। जितने मैं आंसर से पूछा उतने लोगों को टाइम मिल गया। कनव टाइम मिला था? ठीक है, इसलिए बेटा टीचर का मन में क्या निकलता है कि उसका जो छात्र है वो उससे आगे बढ़े, जीवन में एक कदम आगे जाए। वो कब होएगा? जब तुम लोग ऑनेस्टली मेहनत करोगे। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में, कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखना रे। ठीक है, अभी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लॉलीपॉप लटका रहा हूँ कि अभी कर लो बाद में आराम होगा। कभी नहीं आएगा जीवन में आराम, कभी नहीं आने वाला है। तुम एक चीज से पार पड़ोगे, दूसरी चीज सामने खड़ी भी मिलेगी तुमको, कभी नहीं मिलेगा। बट तुम्हारी मेहनत करने की प्रैक्टिस होगी तो हर चीज से पार पड़ जाओगे। ठीक है, चलिए। तो अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ा दिया सर आपने बीच में? क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से ही कोरिलेट करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। देखो कैसे अप्लाई होता है ये पॉइंट, माइनर पे समझना।
एक माइनर है, ठीक है। ये माइनर बेचारा कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई इसकी हेल्प करने वाला नहीं है, ओके। और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा था, 2 डिग्री सेल्सियस। माइनर बच्चा ना तो इसके पास में गर्म कपड़ा ना कुछ भी, और ये अकेला ठंड में ठिठुर रहा था, ओके सर। तभी वहां से एक आदमी निकले, मिस्टर राम, ठीक है। उन्होंने देखा यार ये बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है, तो उन्होंने जाके इसको 2 जोड़ी गर्म कपड़े दे दिए। कितने? 2 जोड़ी गर्म कपड़े दे दिए, जिससे कि ये जिंदा रह सके, इसका गुजारा हो सके, ठीक है। तो मिस्टर राम ने इसको क्या सप्लाई किया रे माइनर को? नेसेसिटीज या नेसेसरीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी या नहीं करी? बताइए मेरे को। नेसेसिटीज या नेसेसरीज एज टू लाइफ जो उसकी जिंदा रहने के लिए जरूरी थी या नहीं थी? यस सर, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगा के तमीज से समझना, एग्जाम में आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। नेसेसिटीज या नेसेसरीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी, नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल, माइनर ठंड में ठिठुर रहा था, कोई देखने वाला नहीं था उसको। मिस्टर राम वहां से निकल रहे थे, मिस्टर राम को लगा यार ये माइनर के साथ में ठीक नहीं हो रहा है, मिस्टर राम ने इसको 12 जोड़ी गर्म कपड़े दिला दिए। कितने? 12। पहले में कितने? 2, दूसरे में कितने? 12। क्या ये नेसेसिटी थी या लग्जरी थी? मुझे ये बताओ, क्या ये नेसेसिटी थी? Luxury. सर इट वाज लग्जरी। जिंदा रहने के लिए इतने जरूरी नहीं होते, ये तो ऐशो आराम की चीज है, लग्जरी की बात होती है, ओके। अब समझना, पहले केस में मिस्टर राम और माइनर के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मिस्टर राम और माइनर के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, दूसरे केस में नहीं बनता है। यानी जहां पर किसी ने माइनर को नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, वहां पर माइनर और उस बंदे के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या? कि माइनर उस नेसेसिटी एज टू लाइफ के बदले में जो पैसा चुकाना है उसके लिए पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्या ये अपनी जो इन्होंने नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड किए उसके लिए पैसा वसूल सकते हैं? आंसर इज यस। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अदरवाइज माइनर विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ मिस्टर राम। दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है। तो क्या अब मिस्टर राम माइनर से अपने पैसा वसूल सकते हैं जो भी नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी उसके लिए? द आंसर इज यस। सर माइनर से नहीं वसूल सकते, कहने का मतलब क्या है? माइनर कभी भी उस पैसे को चुकाने के लिए पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि माइनर तू मरते दम तक जब तक पैसा नहीं चुकाएगा तब तक रेस्पॉन्सिबल, ना ना ना। तो फिर सर मिस्टर आर अपना पैसा कहां से वसूल करेंगे? मान लो 500 रुपए के कपड़े इसको दिलाए थे, गर्म कपड़े, नेसेसिटीज एज टू लाइफ। तो मिस्टर राम 500 रुपए कहां से वसूल कर सकते हैं क्या? हाँ। माइनर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल है क्या इस 500 रुपए को लौटाने के लिए? ना, नहीं। तो सर माइनर की प्रॉपर्टी में से या माइनर के पास जो एस्टेट है उसमें से ये 500 रुपए वसूल सकते हैं। समझ में आया पूरा गैमेट क्या है? समझ में आया? माइनर को किसी ने नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड किया तो क्या बन जाता है? वहां पर क्वेश्चन में वर्ड आना चाहिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किसके बीच में? माइनर के बीच में। और किसके बीच में? माइनर के बीच में, और जिसने भी माइनर को नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है उसके बीच में। यदि नेसेसिटीज नहीं और लग्जरी एज टू लाइफ प्रोवाइड कराया गया है तो क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि माइनर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस पैसे को चुकाने के लिए, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी या एस्टेट में से ही अपना पैसा वसूल सकते हैं। पहली बात। मैं एक बार खत्म कर लूं, तुम अपने हाथ खड़े रखना, मैं सबके डाउट सॉल्व करूंगा। हाथ खड़े रखना, जाना मत, ठीक है। सर
लग्जरी के लिए क्या वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। माइनर को किसी ने डायमंड सेट दिला दिया, क्या उसके लिए बनेगा? नहीं बनेगा। 12 जोड़ी कपड़े दिला दिए, क्या बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, नेसेसिटीज में क्या क्या आता है रे? नेसेसिटीज में सर भोजन आ जाता है। भोजन मतलब खाने पीने का नॉर्मल सामान दिला दियो, 1 महीने भर का भरवा दियो, क्योंकि माइनर का कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ठीक है। तो फूड एंड वो फूड आइटम्स और ये सब आ जाते हैं। सर माइनर के मेडिकेशन का इलाज आ जाता है। माइनर बेचारा मर रहा था बीमारी से, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो किसी ने इलाज करवा दिया उसका, तो मेडिकेशन, दवाइयाँ, अस्पताल का खर्चा, ये सब आ जाता है। टू योर सरप्राइज, टू योर सरप्राइज सर एजुकेशन को भी नेसेसिटी में माना गया है। नेसेसिटी का पूरा वर्ड क्या है? नेसेसिटीज एज टू लाइफ, जिंदा रहने के लिए। सर एजुकेशन नहीं मिले तो भी आदमी जिंदा तो रह सकता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफी सारे डिसीजंस में बोला है, क्या बोला है? कि सर इंसान के जीवन में और एक जानवर के जीवन में फर्क होता है। क्या? इंसान का जीवन, इंसानी जीवन नहीं होगा यदि उसको प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिली। उसके ढंग से, तमीज से, इज्जत से जिंदा रहने के लिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन जरूरी है, तभी वो इंसानी जीवन ढंग से लाइफ जी पाएगा। सो एजुकेशन हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द नेसेसिटीज एज टू लाइफ। तो आपने किसी माइनर की कॉलेज फीस के लिए पैसा दिया है, तो क्या आपका उसके साथ में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। बात समझ में आई रे? क्या? अब देखो लास्ट पॉइंट, फिर तुम्हारे डाउट लेता हूं। ये नेसेसिटीज एज टू लाइफ का क्या मतलब है? सर नेसेसिटीज एज टू लाइफ, एक तो सही में माइनर उस चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए माइनर को। यस सर, नेसेसिटी है। माइनर पहले से वो चीज पोजेस नहीं करता है, पहले से उसके पास में है। भले ही आप 2 जोड़ी कपड़े दिला रहे हो, लेकिन उसके पास में है। तो क्या उसको सही में उसकी जरूरत है? नहीं सर, नहीं है। तो क्या उसको सही में उसकी जरूरत है? नहीं सर, नहीं है। ठीक है। और वो सुटेबल एज टू माइनर्स लाइफ होना चाहिए, सुटेबल एज टू हिज लाइफ होना चाहिए। अभी ये पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे, जब ये टेक्स्ट पढ़ेंगे ना। ये देखो 3 पॉइंट्स। If things supplied must be necessaries of life, suitable to conditions of life of minor, and minors must really be in need of such things. पहले से है तो फिर नीड में थोड़ी है यार। ठीक है, बात समझ में आया? अब एक एक करके अपने डाउट पूछो। सुहान गोयल, सबसे पहले तू पूछ। सर वो जो पहला वाला केस था ना जिसमें वो नेसेसिटी दी है, तो वो सपोज माइनर को दी है, तो वो माइनर वो वॉलेंटरीली दी होनी चाहिए कि माइनर रिक्वेस्ट करना चाहिए? देखो, चाहे वॉलंटरी दी भी हो, चाहे माइनर के रिक्वेस्ट पे दी भी हो, यदि माइनर को आपने नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड किया, तो लॉ कहता है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा माइनर के साथ में। तेरे दिमाग में ये आएगा कि सर यदि हम किसी के लिए कोई काम वॉलंटरीली करते हैं, किसी के लिए कोई बिना उसके बोले, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के लिए घर में आग लगी थी, बिना उसके बोले घर में बुझाने के लिए पहुंच गया, तो क्या बाद में पैसा मांग सकता है? क्या देख मैंने तेरी मदद करी इसलिए मेरे को पैसा दे। सर वहां पर दोनों मेजर हैं, दोनों ही अक्लमंद हैं, वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन सर यहाँ पर माइनर है, वो अपने डिसीजंस खुद लेने में अक्षम है। आप ऐसे बंदे की जब मदद कर रहे हो ना अपने हिसाब से, तो लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो आप भी तो प्रोटेक्ट ही कर रहे हो। यदि माइनर को बीमार होने पे टाइमली हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिसिन नहीं मिले, तो वो मर नहीं जाएगा क्या? इसीलिए तो वर्ड नेसेसिटीज एज टू लाइफ लिखा है। जब आपने उसकी मदद की है, जिससे माइनर की सही में जरूरत है, नेसेसिटीज एज टू लाइफ पूरी हो रही है, तो लॉ इसके लिए आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। लॉ ने इतना राइट दिया है आपको कि आप माइनर को पर्सनली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, उसकी प्रॉपर्टी या एस्टेट में से पैसा वसूल सकते हो एज पर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया सुहान तेरे को? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट डाउट दक्ष अग्रवाल। सर इधर गुड्स या फिर कोई एंटिटी देना जरूरी है कि कैश भी दे सकता है? उधार भी दे सकते हो, बिल्कुल। इफ यू हैव गिवन अ माइनर
मिस्टर राम हैज गिवन माइनर उधार माल और उधार कैश सो दैट ही कैन परचेज नेसेसिटीज एज टू लाइफ, तो वो भी वसूल सकते हैं। वापस सेम लिंक पे रिज्वाइन करो, फिर इसको आगे समझाता हूँ।